नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आपने कहीं कहीं पे सुना होगा कि किसी मूवी की रिव्यू दी है या समीक्षा की है। मूवी किस आधार पर बनी जाती है? किसी कथा के आधार पर या किसी स्टोरी के आधार पे, ठीक है। तो कथा या यूँ कहे उपन्यास के आधार पर, जैसे 12th फेल विनोद चोपड़ा की मूवी है, ठीक है। तो वो उपन्यास के आधार पे है ना, 12th फेल। तो उस उपन्यास की समीक्षा भी हमें जाननी पड़ेगी। अगर स्टोरी की किसी मूवी की समीक्षा देनी है हमें, तो उस उपन्यास के तत्वों को जानना पड़ेगा। उस तत्वों के आधार पे हम मूवी की या किसी चीज की समीक्षा दे सकते हैं। किसी भी जो प्रकार है उसकी समीक्षा दे सकते हैं, विधा का समीक्षा हम दे सकते हैं। तत्व का प्रकार किस आधार पर पड़ता है? वह उपन्यास के रूप के आधार पर पड़ता है। वो उपन्यास का रूप क्या है पूरा, कि उसमें कथानक भी आता है, कहीं कहीं पे पात्र योजना भी आती है, देश काल भी आता है, संवाद भी आता है, भाषा शैली भी आती है, उद्देश्य भी आता है, शीर्षक भी आते हैं। ये सारे तत्वों को मिल के एक कथानक तैयार होता है, या तो फिर यूं कहें हम एक पूरी कथा तैयार होती है। उस कथा के आधार पर नॉवेल रची जाती है, उपन्यास रचा जाता है, कोई दूसरा विधा तैयार किया जाता है, ठीक है। काव्य कहीं कहीं पे रचे जाते हैं। तो उसमें साम्यता दिखने मिलती है। वो साम्यता किस आधार पे होती है? तत्वों के आधार पे। यही 6 तत्व मैंने बोले, वो सारे तत्वों के आधार पे साम्यता दिखने मिलती है। अगर आपको किसी चीज की समीक्षा देनी हो तो इन 6 तत्वों को जानना आपके लिए अति आवश्यक बन जाता है। पहले उपन्यास की जो रूपरेखा है वो हम जान लेंगे। उसके बाद अगर आप उपन्यास के तत्वों का भी जान लेते हो तो आप मूवी की भी रिव्यू दे सकते हैं कि हाँ, उसकी भाषा शैली मूवी की ऐसी है, या इसका प्लॉट, इसका कथानक कैसा है, इसका डिक्शन ऐसा है। भाषा शैली यानी डिक्शन वही है, डिक्शन ऐसा है, इसका एटमोस्फियर ऐसा है, इसका वातावरण ऐसा है, ठीक है। उपन्यास जो शब्द है वो उप प्लस न्यास से बना है। उप यानी समीप और न्यास यानी रखना, निकट रखना। उपन्यास पाश्चात्य साहित्य की देन है, यूं कहे उधर से मिला है। पश्चिम साहित्य से हमें उपन्यास जो विधा है वो मिली है, से कह सकते हैं। और उपन्यास के कई नाम है, जैसे कि हिंदी में उपे हम उपन्यास ही कहेंगे, दूसरी भाषा होगी गुजराती, उसके हम नवल कथा कहेंगे गुजराती में, अंग्रेजी में नॉवेल कह सकते हैं इसको, और मराठी में कादम्बरी कहेंगे। पहली उपन्यास या पहला मौलिक उपन्यास ऐसा कोई कहे कौन सा है, तो 1882 में रचा गया था, परीक्षा गुरु कह सकते। लाला श्रीनिवास दास ने इसको रचा था, परीक्षा गुरु 1882 में। वो पहला मौलिक उपन्यास या फिर उपन्यास ही कहे तो भी चलेगा, वह था परीक्षा गुरु, ठीक है। तो ये पहले उपन्यास की हमने जो रेखा थी वो तैयार कर ली। उसके बाद हम जानेंगे अब उपन्यास की परिभाषाएं कौन कौन सी है। अब हम जानेंगे उपन्यास की परिभाषा या उपन्यास की जो व्याख्या है उनके बारे में, कि किन किन विद्वानों ने कौन कौन सी व्याख्याएं दी है, उन व्याख्याओं के बारे में हम जानेंगे। व्याख्याएं इस बात की पुष्टि करती है कि उपन्यास में कौन कौन से तत्व मिश्रित है या कौन कौन से तत्व उसमें आए हुए हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का मेन उपन्यास के अंदर मानव चरित्र पर उपन्यास की व्याख्या है। वह क्या कहते हैं? उपन्यास मानव जीवन का चित्र मात्र है। उपन्यास मानव जीवन का चित्र मात्र है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना एवं उसके रहस्य को खोलना उसका मूल तत्व है। तो उनकी जो व्याख्या है वो मानव चरित्र पर आधारित हो जाती है, कैरेक्टर पे, जो दूसरा तत्व है, ठीक है। जो उपन्यास का दूसरा तत्व हम आगे पढ़ेंगे, 6 तत्व है उसके, तो ये सेकेंड तत्व के आधार पे होगी। ईएम फैक्टर क्या कहते हैं कि उपन्यास कम से कम 50,000 शब्दों में लिखी जाने वाली कथा अवश्य होनी चाहिए, या फिर यूं कहे रचना अवश्य होनी चाहिए, ये कहते हैं ईएम फास्टर। तो इन क्वांटिटी दे सकते तो शब्द के आधार पे कि इतने शब्द तो होने ही चाहिए, 50,000 शब्द, तो उसका कथानक कितना बड़ा होना चाहिए, इस आधार पे हो गया। तो ये पहले तत्व के आधार पे हम देख सकते हैं कि जो इसका पहला तत्व है कथानक या कथा वस्तु, उस आधार पे ईएम फास्टर ने इस उपन्यास की व्याख्या दी है, ठीक है। अगले उपन्यासकार फ्रांस के हैं, जिन्होंने अवगत करवाया है किस चीज के, तो उन्होंने उपन्यास की व्याख्या दी है कि उपन्यास वो एक दर्पण समान है जो सड़क के किनारे किनारे चल रहा है। यानी उपन्यास वो समाज का प्रतिबिंब दिखाता है, या जो सच्चाई है उससे अवगत कराता है खुद को, यूं कह सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि एक दर्पण समान है जो सड़क के किनारे किनारे चल रहा है, यानी सारी जो समग्र कथा है उसको उपन्यास दिखा देती है अपने अंदर, ठीक है। बाद में कहते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास,
जो काल्पनिकता पे जोर देते हैं। वह क्या कहते हैं? उपन्यास मानव के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है जो वास्तव में घटित है, लेकिन उसको कल्पना में मिश्रित कर देते हैं, तब वो उपन्यास बन जाता है। कोई भी उपन्यास पूर्ण रूप से यथा जैसे है वैसा नहीं रहते, इसका अर्थ यथावत हो गया, तो वो यथावत नहीं होता, उसमें कल्पना तो मिश्रित होती ही है। वह बात हमको जानने मिलती है डॉक्टर श्याम सुंदर दास वैसे। आगे कहते हैं अर्नेस्ट ए बेकर, इनका जो उपन्यास की परिभाषा है वो व्याख्या के आधार पे, जीवन की व्याख्या के आधार पे। उपन्यास गद्य में लिखी गई वह काल्पनिक कथा है जिसके जरिए जिसके माध्यम से हम कहे लेखक जीवन की व्याख्या का प्रयास करता है, जीवन की व्याख्या कर देता है उपन्यास के आधार पर, वह तत्व है उपन्यास। तो कहीं कहीं पे हमें यह बात मालूम होती है, किसी ने उपन्यास के एक तत्व पर जोर दिया है, किसी ने 2 तत्व पर, 3 तत्व पर, और सारे उपन्यासकार है लेकिन किन्हीं 5 के हमने लिए हैं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो किसी ने 1, 2, 3 ऐसे तत्वों के आधार पर उपन्यास की व्याख्या दी है, तो उन तत्वों को जानना अति आवश्यक बन जाता है हम लोग के लिए कि वह तत्व तो क्या है जिन आधार पर इन्होंने उपन्यास की व्याख्या दी है। तो उपन्यास को सरलतम हम कहे तो समग्र जो तत्व है उसका मिश्रण हो गया उपन्यास, जो 6 तत्व है उसका मिश्रण हो गया। वो 6 तत्व कौन से है? शुरुआत से हो जाएगा कथानक या कथा वस्तु जिसे हम प्लॉट कहते हैं, दूसरा जो पात्र योजना या चरित्र चित्रण जिसे हम कैरेक्टर कहते हैं, तीसरा संवाद या कथोपकथन जिसे हम कहेंगे डायलॉग, तीसरा जो है वातावरण, देशकाल या वातावरण परिवेश, तीसरा हो गया इसका नाम जिसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। 5वां हो गया भाषा शैली, इसको अलग अलग तोड़ देंगे, अलग अलग पढ़ना पड़ेगा भाषा और शैली को। भाषा हो गया लैंग्वेज, शैली हो गया स्टाइल। ओके, अलग अलग स्टाइल होती है अपनी लेखक की लिखने की, उसी हिसाब से स्टाइल मैंने बोला। डायरी शैली में कोई लिखता है तो कोई अलग आत्मकथनात्मक शैली में भी लिखता है, तो वो स्टाइल हो गया। इन दोनों को मिश्रित कर देंगे तब बनेगा डिक्शन, उसे ही कहते हैं भाषा शैली। और लास्ट का जो तत्व है वो देश यानी एम तत्व है। और एक एडिशनल हमको जानना चाहिए वो तत्व है शीर्षक, जो इसके अंदर तो नहीं है लेकिन फिर भी हम जानेंगे शीर्षक तत्व, इसको हम प्रवेश द्वार या एंट्री कहेंगे, जो किसी भी उपन्यास, किसी भी कहानी या किसी भी प्रकार में या विधा में वो प्रवेश का काम करता है, इसलिए प्रवेश द्वार वो एंट्री है। कौन सा? शीर्षक। तो अब हम जानते हैं उपन्यास के तत्व के बारे में। अब हम जानेंगे उपन्यास के प्रथम तत्व कथानक, कथावस्तु जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्लॉट, उसके बारे में कि यह तत्व क्या कहता है, अपने आप में क्या है। तो प्रथम तत्व है कथावस्तु, कथानक, जिसके प्रमुख 2 प्रकार हैं, जिस प्रकार में मुख्य कथानक और गौण कथानक समावेश होती है। जिसके पहले हम थोड़ी बात इसके बारे में जान लेंगे कि कथावस्तु वह नींव तत्व है, यानी बेसिक तत्व है किस चीज का? उपन्यास का। उपन्यास का बेसिक तत्व कौन सा है? कथावस्तु। और कहीं कहीं पे इस बात का जिक्र होता है कि कथावस्तु वह दीवार है जिस पर लेखक अपने मन चाहे रंग अंकित करता है। जैसे किसी कहानी को बनाना हो उसके लिए लेखक को कथावस्तु तैयार करनी पड़ती है, या कथानक यूं कहे तैयार करना पड़ता है, जिसमें घटना ली जाती है और घटना को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। इस जोड़ मिलाव के कारण पूरी एक घटना बनती है, कथावस्तु बनती है, कथा बनती है, जिसे हम कहते हैं कथावस्तु। तो उसके 2 प्रकार हो गए, मुख्य और गौण। मुख्य यानी शुरुआत से अंत तक जो एक लाइनरी वाइज है, लेकिन गौण कथानक में क्या है, कहीं कहीं पे टुकड़ा देखने मिलता है। टुकड़ा यानी प्रसंगवश, प्रासंगिक कथाएं, जो प्रासंगिक कथाएं हो जाएंगी वो गौण कथानक में आएगी। लेकिन जो शुरुआत से अंत तक एक ही धारा में प्रवाहमयी है उसे हम कहेंगे मुख्य कथानक। अभी गौण कथा में हम कह सकते हैं महाभारत का रश्मिरथी, जो कर्ण पे आधारित है रश्मिरथी, वो आ जाएगा गौण कथानक में। लेकिन जो पूरी महाभारत है वो मुख्य कथा है शुरुआत से अंत तक, तो ये मुख्य आधिकारिक कथानक में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी का और प्रकार है, 3 प्रकार, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। तो प्रख्यात में इतिहास आ जाएगा, इतिहास आधारित जो कथाएं है वो प्रख्यात कथा। बाद में आएगा उत्पाद्य, यानी जो कल्पना मिश्रित है, जिसमें इमेजिनेशन सारी चीज़ें डाली गई है, वो कथा आएगी काल्पनिक कथा है। ठीक है, अभी इन दोनों को मिक्स कर देंगे तब बनेगा हमारा इतिहास प्लस कल्पना यानी मिश्र कथानक। यह कथानक में कहीं कहीं पे इतिहास भी दिखा मिलता है और इतिहास के अंतर्गत ही कल्पना भी देखी मिलती है। तो ये दोनों का मिश्र हो गया मिश्र कथानक। उसके बाद
विकास की अवस्थाएं बताई गई है, 4 अवस्था विकास की है। शुरुआत होती है प्रस्तावना से, किसी चीज़ की भी प्रस्तावना होती है। इसी तरह कथा वस्तु की भी प्रस्तावना दी जाती है। उसी कथा वस्तु के अंतर्गत जो कथा वस्तु एक टाइम पे कहते हैं शरीर है, और आत्मा कौन है उसके बाद में बताऊंगा। दूसरा तत्व उसका आत्मा है। तो ये शरीर, तो शरीर के अंदर प्रथम आ जाएगा प्रस्तावना। जब वो प्रस्तावना आगे बढ़ेगी तब बनेगी वो विकास की रेखा। और जब विकास धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो वो संघर्ष में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए उसके बाद की जो अवस्था है वो संघर्ष की है, कि लेखक जो पात्र बीच में संघर्ष करवाते हैं, वो संघर्ष। उसके बाद की चरम सीमा आ जाती है, जो लास्ट गुड एंडिंग या हैप्पी एंडिंग यूँ कहे, जो है इसके अंतर्गत आती है चरम सीमा के अंदर। कहीं कहीं पे बैड एंडिंग भी दिखने वाली, ठीक है। उसके बाद गुण की बात कर दे कि कथानक कथा वस्तु में कौन कौन से गुण देखने मिलते हैं, तो उसके अंदर 5 गुण मुख्य रूप में देखने मिलते हैं, जिसमें रोचकता होगी, कितनी अट्रैक्टिव है कि लोगों को पसंद आए, इसलिए रोचकता। उसके बाद मौलिकता, कितनी कल्पना उसके अंदर मिश्रित है, तो कहीं कहीं पे कथा वस्तु काल्पनिक भी बन जाती है, इसलिए मौलिकता हो गई। फिर प्रभावोत्पादकता, यानी प्रभाव भी उसमें कितना दिया गया है, तो प्रभाव के आधार पे प्रभावोत्पादकता। उसके बाद है प्रवाहमयता, वो एक प्रवाह में, जैसे नदी प्रवाह में बहती रहती, इसी तरह से कथा वस्तु भी एक प्रवाह में बहती रहती, इसलिए प्रभावमयता या क्यों गए प्रवाहमयता। उसके बाद आएगा स्वाभाविकता, स्वभाव के आधार पर कथा वस्तु पूर्ण रूप से दिखाई देती है। ये सारे जो गुण हो गए वो एक कथा वस्तु को बताते हैं, दिखाते हैं कि कथा वस्तु कैसी है। तो कहीं कहीं पे रोचक भी देखने मिलती है, कहीं प्रवाह के हिसाब से नदी के जैसे प्रवाह में भी देखने मिलती है, तो कभी कभी प्रभाव के हिसाब से भी मिलती है। और सारी जो कथा वस्तु इसमें थोड़ा कुछ भी थोड़ा या ज़्यादा प्रमाण में जो कल्पना है वो मिश्रित होती है, इसलिए मौलिकता का जो गुण है उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता ही है। उसके बाद का हम जल्दी देख लेंगे, क्योंकि उसमें 3-4 बातें ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा तत्व जो है वो इसी तत्व का आत्म तत्व स्वरूप है। दूसरा तत्व कौन सा रहेगा अपना? चैत्र चित्रण। चैत्र चित्रण, जिसे हम कहेंगे कैरेक्टर, पात्र योजना भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 हीरो आएगा, हीरोइन आएगी और एक विलेन आएगा। हीरो को क्या कह देंगे हम? हीरो, तो पहले विलन का ले लेंगे। विलन के लिए खलनायक प्रतिनायक शब्द है, हीरो के लिए है नायक, इसके लिए है नायिका, ठीक है। कहीं कहीं पे प्रतिनायक देखने मिलेगा तो आप समझ लेंगे तो विलन। तो ये 3 मुख्य रूप से चैत्र चित्रण के अंदर होता है। और इसी के विषय में कहा जाता है कि जो कथा वस्तु या कथानक शरीर हो, तो ये इसकी आत्मा है। चैत्र चित्रण क्यों आत्मा है? क्योंकि किसी भी कथा को आगे बढ़ाने के लिए अगर पूरी कथा तैयार कर ली है कि इस तरह से ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन उसके अंदर अगर कैरेक्टर नहीं रहेंगे, पात्र नहीं रहेंगे, तो उस कथा को आगे कैसे बढ़ाएंगे। इसलिए ये जो तत्व है चैत्र चित्रण तत्व, वो ज़्यादातर काम उपयोगी तत्व है। इसके बिना जो कहानी है वो आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए ये पहिया भी है उस गाड़ी का, जो गाड़ी है कथानक, ठीक है, उसका पहिया भी ऐसे हम कह सकते हैं। उसके बाद और 2 प्रकार हम जान लेंगे, जो स्थिर पात्र है और अस्थिर पात्र का है। जिसके लिए गुजराती नॉवेल हम ले लेंगे, जिसको इंग्लिश में ब्लाइंड एले कहते हैं, गुजराती में अंधेरी कली कहते हैं। इसमें कुंदन का पात्र है जो बार बार चेंज होते रहते हैं, इसलिए अस्थिर पात्र है, क्योंकि उसका कैरेक्टर चेंज होता है। पहले वो अकेली रहती है, उसके बाद में उसके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, वो गेस्ट उसके पूरे चरित्र को चेंज कर देते हैं, इसलिए लास्ट में आते आते उसका जो चरित्र है वो हैप्पीनेस में आता है, खुश होने लगता है। लेकिन फिर से कुछ ऐसा बनता है, तब वो ब्लाइंड एले में प्रवेश करती है, अंधकारमयी जो गली है उसमें प्रवेश कर लेती है, इसलिए जीवन के अंत तक पहुंच जाती है। वो बोलती है कि मेरा अंत तो तब ही आएगा जब इस ब्लाइंड एले अंधेरी गली का अंत। जैसे गुजराती नॉवेल है धीरूबेन पटेल की, तो ये अस्थिर में आ जाएगा, ठीक है। और स्थिर को तो जो पात्र शुरुआत से अंत तक एक ही दिशा में है, जैसा है वैसा ही है। जैसे तर्पण उपन्यास में कहीं कहीं पे पात्र का जो स्थिति है वो एक जैसी बताती है,
अगर ध्यान से देखें तो प्यारे की जो स्थिति है, एक बाप की स्थिति है, वो दिहाड़ी मजदूरी करके आता है, बाद में उसकी लड़की के साथ जो रेप हुआ है वो पूरा किस्सा जान के भी उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि तुरंत जाके उसको मारा हो या ऐसा कुछ हत्या हिंसा का प्रयास नहीं होता, लेकिन एक होता है कि लड़के के साथ हुआ है मेरे साथ प्रयास मेरी लड़की के साथ, तो मैं उसको जाके कुछ बातें तो बोलूं ताकि वो आगे ये कदम ना उठाए, गलत कदम ना उठाए। तो उसके कैरेक्टर एक तो बंधन में बंधा हुआ है, प्यारे का कैरेक्टर जो शिवमूर्ति ने तर्पण उपन्यास बनाया था। तो ये स्थिर पात्र और अस्थिर पात्र का डेफिनेशन हो गया और इन दोनों बीच के अंतर हो गया, ठीक है। उसके बाद भी कहीं कहीं पे और तत्व चरित्र चित्रण के देखने मिलते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि आगे भी हमें स्टोरी के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए तीसरे तत्व पे तैयारी चले जाएंगे। वो तत्व कौन सा है अपना? डायलॉग। अब ये चरित्र आ गए तो ये लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, टॉक करेंगे एक दूसरे के बीच में, तो ये टॉक वाला जो हो गया तत्व वही है डायलॉग तत्व। और वह डायलॉग तत्व क्या है? संवाद या कथोपकथन। कहीं कहीं पे आपको देखने मिलेगा कथोपकथन लिखा हुआ है, तो यही तत्व है संवाद का, क्योंकि संवाद को दूसरी तरह से हम कहेंगे कथोपकथन, ठीक है। डायलॉग का तत्व, दो या दो से अधिक जो लोग हैं उन बीच में चल रही बातों को हम कहेंगे कथोपकथन, ये संवाद। तो ये भी एक प्राण तत्व आत्म तत्व स्वरूप ही देता है। क्यों? क्योंकि अगर दो व्यक्ति बात नहीं होंगे तो मुख्य उद्देश्य को कैसे जानेंगे? जो स्टोरी का, कथानक का, कथावस्तु का या पूरे उपन्यास का मूल तत्व है, उद्देश्य, उस उद्देश्य को कैसे जानेंगे हम जब तक वो दोनों पात्र बात ही नहीं करेंगे? अगर दो व्यक्ति सामने आए और वो ऐसे ही खड़े रह गए, कुछ बोले नहीं, इशारे ऐसे ऐसे वैसे किए, तो नहीं समझ सकते। दोनों को कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, जब वो बोलेंगे तो तत्व उद्भव होगा, वही तत्व संवाद या कथोपकथन, जिसे हम इंग्लिश में कह देंगे डायलॉग। यही दो संवाद होते हैं कहीं कहीं पे। तो तर्पण की बात कर लूँ तो तर्पण में एक झाबरमल तर्पण में नहीं आता, कहीं प्यारे और उसकी बेटी रजपतिया, इन दोनों के बीच में कहीं कहीं पे संवाद मिलते हैं। उसकी माँ की, रजपतिया की माँ उसे पूछती है कि बेटा तेरे साथ कुछ हुआ था ऐसा करके, सच सच बताना। तब वो बोलती है कि नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है माँ, जैसे आप समझ रही हो ऐसा करके। तो प्यारे आता है तब भी पूछता है सारे, लेकिन इसमें कंडीशन दे दी है कि बेटी से इतनी गुप्त बात नहीं पूछ सकती कि तेरे साथ क्या ऐसा कुछ हुआ है ऐसे करके, इसलिए वो देख के समझ जाते हैं पूरा वातावरण। इसलिए इसमें मुख्य संवाद है, यानी जो बोला नहीं गया है लेकिन अंतरात्मा में कहा गया है कि मैं बेटी से ये सवाल पूछ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं जान गया हूँ कि बेटी के ऊपर क्या गुजरी है, तो इसलिए मुख्य संवाद है। यही भूमिका है कहानी, उपन्यास, कथानक में एक संवाद तत्व की, ठीक है। तो ये इसी तरह इम्पोर्टेंस देती है अपने आप में। उसके बाद का तत्व हम जान लेंगे तो वो वातावरण है, एटमोस्फियर। तो वातावरण तत्व कैसे इसके अंदर प्रभाव करता है, ठीक है। वातावरण को लेखक इतने इस तरह से बताता है कि कोई भी उपन्यास को पढ़े तो अपना दीवाना हो जाए उपन्यास का। जैसे कि प्रेमी प्रेमिका का मिलाव हुआ तो वसंत ऋतु का बता दिया वातावरण। वसंत में जो वर्षा होती है कहीं कहीं पे, जब चारों तरफ प्रकृति अंकुरित हो जाती है, उसका वातावरण बता देते। उपन्यास में जो लेखक अपने आप से, अपने मंतव्य से जो वातावरण गठित करता है, वो वातावरण इतना आकर्षित होता है कि कहीं कहीं पर वो दीवाना बना देते। जैसे गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की होगी, उसमें है ना, दो पात्रों का मिलन का वातावरण कहीं कहीं पे दिखाया गया है। तो उसमें चंद्र कपूर और सुधा शुक्ला, चंद्र कपूर और सुधा शुक्ला की प्रेम कहानी वर्णित है, और उन दोनों का मिलन और विरह दोनों वर्णित है। कैसे धर्मवीर भारती ने उस चीज़ को बताया, उस चीज़ को अपने उपन्यास में अंकित किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है ऐसा कह सकते हैं। इसलिए एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जिससे जो लेखक है वह अपना प्रभाव समग्र जनजाति पे, समग्र मानव चरित्र पे डाल देता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर यहीं पे पूर्ण करते हैं। उसके बाद का तत्व हम देख लेंगे भाषा शैली। अब पांचवें तत्व की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। तो पांचवा तत्व कौन सा है? भाषा शैली का। भाषा यानी लैंग्वेज और शैली यानी स्टाइल।
तो लेखक कौन से लैंग्वेज में अपनी जो कृति है उसको रचता है या अपने उपन्यास को दिखाता है कौन सी लैंग्वेज में, ये अति महत्वपूर्ण बात हो गई। तो तत्सम, तद्भव और देशज, ये 3 लैंग्वेज में वो अपनी भाषा को दिखा सकता है। और चौथी भी है विदेशी, विदेशी लैंग्वेज में भी दिखा सकता है। तत्सम कैसे शब्द, ऐसे तत्व या ऐसे शब्द कि जो संस्कृत में से लिए गए हैं, डायरेक्ट संस्कृत में से उतर के आए हैं। दूसरी विधाओं की बात कर रहा हूँ, इस विधा में भी, ये विधा जो अपनी है उपन्यास विधा, उसमें भी ये कहीं कहीं पे शब्द संस्कृत के मिल जाएंगे। फिर देश तद्भव, यानी जो संस्कृत में से ट्रांसलेट करके आए हैं हिंदी में या फारसी में से कह सकते, ठीक है, तो वो तद्भव शब्द। लेकिन देशज यानी जो ग्रामीण बोली है, जो इस प्रदेश से लिपट कर ली गई बोली है, जैसे कि तर्पण उपन्यास की बात करें तो वो प्रादेशिक भूमि पे है, देशज भूमि पे है। दूसरे सारे उपन्यासकार है वह भी इस तत्व को ये इम्पोर्टेंस देते हैं देशज तत्व को, क्योंकि उनको अपने उपन्यास को बताना हो तो अपनी ग्रामीण बोली का अगर वो सहारा लेंगे तो उतना ही अच्छा पड़ेगा और उस प्रदेश के लोग उसको ज़्यादा चाहेंगे। तो ये देशी तत्व भी उस पर ज़्यादा प्रभाव करता है। विदेशी शब्द भी यूज़ करते हैं, जैसे इंग्लिश शब्द है तो विदेशी हो गया, तो विदेशी शब्द का भी यूज़ करते हैं लेखक अपनी कृति में। जैसे गंगा मैया शब्द, जो गंगा मैया उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त की, उसमें भी कहीं कहीं पे हमें ये सारे शब्द के कहीं तद्भव शब्द फारसी, हिंदी इन शब्दों का प्रयोग मिल जाए, कहीं कहीं पे देशज शब्द का, जैसे तर्पण में प्रेमा का परेमा हो गया था, और गंगा मैया में भी कहीं कहीं पे ऐसे शब्द देशज के लिए गए हैं, और विदेशी शब्द भी कहीं कहीं पे मिल जाए। तो ये लेखक की अपनी चॉइस है कि वो कौन सी भाषा रखे, उसके बाद शैली हो जाएगी। लेखक कौन सी स्टाइल में अपनी जो कृति है उसकी रचना करे, वो कृति किस हिसाब से करे, वर्णन के पूरा वर्णन कर दे किसी चीज का तो वर्णनात्मक, आत्मकथनात्मक यानी एक बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी टाइप में रखे, आत्मकथनात्मक हो गया। उसके बाद पत्रनात्मक, पत्र के हिसाब से लिखे तो वो पत्रनात्मक शैली हो गया। डायरी शैली में लिखे, पूरा डायरी के हिसाब से लिखे तो डायरी शैली में हो गया। कहीं कहीं पे किसी 2 चीज का मिश्र कर दे या बहुत सारी चीजों का मिश्रण में वो अगर कथानक लिखे तो हो गया मिश्रित शैली। हर एक लेखक की लिखने की अलग अलग शैली होती है। किसी लेखक की जो प्रख्याति होती है वो अपनी शैली के आधार पे भी हो जाती है। कहीं लेखक मिश्रित शैली के लिए भी वो जानित हो जाएगी, मिश्रित शैली की वजह से ही वो प्रख्यात हो जाता है। मिश्रित शैली को इतना प्रभाव कर सकती है कि वो उच्च होद्दे पे पहुंच सकता है। यानी किसी एक शैली को आधार लेके भी लेखक ऊपर तक पहुंच सकता है, अगर उस शैली के बारे में उसको बहुत सारी नॉलेज हो तो। एक ब्रूस ली ने बात कही थी, आप एक ही मूवमेंट को अगर 100 बार करोगे तो आप उस मूवमेंट में अचीवमेंट हासिल कर दोगे। उस जैसी आपकी जैसी मूवमेंट कोई और कहीं कर नहीं सकता, ठीक है। इसलिए ही हम कह सकते कि कोई भी अगर जो साहित्यकार है या रचनाकार है, कथनात्मक कार्य है, अगर वो किसी एक शैली को भी लेके रचेगा अपनी कृति तो वो उसमें बेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो उसके बाद का जो तत्व है उद्देश्य तत्व जाएगा, एम तत्व, जो कहानी का ऊपरा ऊपरी कह सकते हैं मुख्य तत्व है। कौन सा? उद्देश्य तत्व। शुरुआती तत्व अगर कथानक है तो कहानी का अंत करने के लिए उसका उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। वो किस उद्देश्य से लिखी गई है कहानी, समाज के जो वर्ण व्यवस्था है उसके खिलाफ में है या समाज के पक्ष में है या विपक्ष में है, समाज के अंदर है कि समाज के बाहर की सारी जो कल्पना है वो ली गई है। कल्पना तो होती ही है कहानी के अंदर, अभी कहानी कहे या कथानक, कथा वस्तु और उपन्यास, इस सारी विधाओं में तो होती है कहीं कहीं पे कल्पना। तो वो कल्पना हर एक चीज में होती है, ठीक है। और उद्देश्य जो तत्व है वो बताता है कि अपने आप में आप इस कथा वस्तु को लोगों के सामने क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, लोगों को उसके अंदर क्या सीखना चाहिए, लोग आपकी कथा वस्तु से क्या सीखेंगे, यही शब्द उद्देश्य कहता है। अगर उद्देश्य एकदम पावरफुल हुआ लेखक का तो वह प्रख्याति पा लेता है। किसी का लेखक का क्या उद्देश्य होता है कि पैसा कमाना, तो वो इतना ऊपर तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन कोई लेखक अगर अपनी कृति को समाज को दर्पण की तरह बताना चाहेगा तो वह यश प्राप्ति कर सकता है, अपनी नाम जो ऊपर तक पहुंचा सकता है।
लेकिन जो हल्के दर्जे के होते हैं वो सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, और जो पैसों के लिए नहीं करते हैं वो धर्मवीर भारती बन जाते हैं। धर्मवीर भारती की कृति तो आपने देखी ही होगी, ठीक है। इसलिए ये तत्व उद्देश्य इस बात की पुष्टि कर देता है। तो अगला तत्व है शीर्षक तत्व। शीर्षक यानी कहानी का टाइटल, जहाँ से कहानी में प्रवेश करेंगे, कहानी कहते या उपन्यास, उसके अंदर प्रवेश करेंगे। कहानी छोटी होती है 2-3 पन्ने की, लेकिन उपन्यास जैसे एम फॉस्टर कहते हैं 50,000 शब्द में, और अपने हिसाब से कहेंगे तो 150 पन्नों में कहानी निपट जाती है। तो ऐसी कथा वस्तु वो उपन्यास 150 शब्द में खत्म हो जाता है वैसा, और कहानी तो 2-3 पन्नों की होती है। यही फर्क हो गया हमको जानने के लिए शीर्षक का। तो शीर्षक उपन्यास का भी योग्य होना चाहिए, और कहानी को लो तो कहानी का भी योग्य होना चाहिए, जो उसके मूल तत्वों को प्रकाशित कर दे। यानी अगर उसको उद्देश्य को पुष्ट करे, ऐसा भी शीर्षक हो सकता है। नायक के नाम पे भी होता है, नायिका के नाम पे भी होता है, किसी मुख्य घटना के नाम पे भी होता है। जैसे एग्जाम्पल रश्मि रथी, पूरा कर्ण के नाम पे है, ठीक है। कर्ण का ही दूसरा नाम रश्मि रथी हो गया, सूर्य का पुत्र। भूमिजा, भूमि से उत्पन्न जो स्त्री है, सीता माता के ऊपर है, तो उसके नाम पे शीर्षक रखा है। गंगा मैया, भैरव प्रसाद गुप्त की जो कथा वस्तु उसमें अंदर संकलित है, तो उपन्यास जो है गंगा मैया, वह पूरी गंगा मैया के आसपास के इलाके को केंद्र में लेके बना है, इसलिए उसका यह शीर्षक है। ब्लाइंड एले के अंदर बात की अंधकारमयी गली, वो एक घटना हुई थी एक स्त्री के जीवन में, उसके आधार पे है। और तर्पण उपन्यास में जो प्यारे है वो अंत में अपने आप को तृप्त करता है, इसलिए तर्पण कर देता है, वो भी एक शीर्षक के आधार पे। तो ये सारे शीर्षक के आधार पे, तो शीर्षक का यह महत्व है अपने आप में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।